Hi everyone, welcome all of you to my channel and welcome to the very first session of 9 PM वाली नर्सिंग की क्लास। ये एक सीरीज़ है जो मैंने आज से शुरू की है। ये हमारा सबसे पहला सेशन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी बच्चे नर्सिंग के हैं, चाहे आप अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज में हो या फिर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नॉर्सेट, तो हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से। फॉर एवरी टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो जो ऐसे बच्चे हैं जिनको फाइनल एग्ज़ाम के लिए हेल्प चाहिए उनके लिए बहुत अच्छा है। जो बच्चे नॉर्सेट के लिए तैयार कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम चलेंगे। आपको एमसीक्यूज़ बहुत सॉल्व करने होते हैं, नॉर्सेट के बच्चों को उनकी प्रैक्टिस करनी होती है, पर उसका बेस क्या है, थियरी है, तो उसी को क्लियर करते हुए चलेंगे। नाउ बहुत ही अच्छी सी लाइंस के साथ, ऑल द पावर इज़ विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ मैं, और आप लोगों को भी यही कन्वे करती हूँ दैट यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, यू हैव एवरीथिंग। आपके पास सारी स्ट्रेंथ है आपके पास सारी रिसोर्सेज हैं, सब एनवायरनमेंट आपके पास है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। ऑल द पावर इज़ विद इन यू। नाउ लेट अस बिगिन द वेरी फर्स्ट सेशन, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, स्मॉल छोटे कंसाइज सेशंस ये होंगे जिससे कि आप पढ़ पाओ, अपने नोट्स बना पाओ, और साथ में आप नोट्स भी बनाओ इनके। एंड एट द एंड वी आर गोइंग टू हैव सम इम्पॉर्टेंट MCQs ऑल्सो। नाउ वॉट ऑल आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन। इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिक्स है तो मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, कंपोनेंट्स, इंडिकेटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड येस, watch it till the end because there are some important MCQs also for all nursing exams which are definitely going to help you. चलिए नाउ तो व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को समझने के लिए, उसकी डेफिनेशन को ध्यान से समझने के लिए सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन अपने दिमाग में अराइज करना होगा, उठाना होगा कि मेंटल हेल्थ है क्या। और अगर ये सवाल उठा लिया तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हेल्थ क्या है। तो हेल्थ क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। तो क्या है हेल्थ, को हम कैसे डिफाइन करते हैं? आई होप ऑल ऑफ यू नो द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हम इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि फिजिकली आपको हेल्दी होना ज़रूरी है, मेंटली हेल्दी होना ज़रूरी है, और सोशली हेल्दी होना ज़रूरी है। तो ये है हेल्थ। अब इस कॉन्सेप्ट को, इस कंपोनेंट को हमें इलैबोरेट करना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ? इसको समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस हैं जो BSc नर्सिंग के बच्चे हैं, जो नर्सिंग के बच्चे हैं, जो अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको इन डेफिनेशंस को एज इट इज़ आनी ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये लिखनी होती हैं। जो हमारे नॉर्सेट के बच्चे हैं, लिख लो जल्दी जल्दी से। अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो नोट डाउन कर लो। लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। ओके तो जो हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो ज़रूर से लिख लें। जो नॉर्सेट के बच्चे हैं वो ध्यान से समझ लें, सुन लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके MCQ सॉल्व करने में। तो कुछ 2-3 डेफिनेशंस हैं। सबसे पहली है गिवन बाय WHO। नाउ व्हाट WHO सेज अबाउट मेंटल हेल्थ: स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच द इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और हर ओन एबिलिटीज़। आपकी जितनी एबिलिटीज़ हैं आप उनको रियलाइज़ करते हो। कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। जो रोज़ के स्ट्रेसेस हैं, बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, स्टूडेंट्स की लाइफ में अलग तरीके के स्ट्रेस होते हैं, अडोलेसेंस, मतलब हर एज में हर तरह के स्ट्रेस होते हैं। सो टू कोप विद ऑल दोज स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। हेल्दी होने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है, बल्कि हेल्दी होने का मतलब होता है कि आप उसको हेल्दी तरीके से कैरी कर पाते हो, कोप कर पाते हो। इसके साथ साथ प्रोडक्टिवली काम कर पाओ, फ्रूटफुली काम कर पाओ, मतलब जिसके साथ कोई ना कोई आउटपुट हो, आउटकम रिलेटेड होना चाहिए। कुछ काम किया है प्रोडक्टिव तो उसका रिजल्ट भी कुछ होना चाहिए। ओके आप तैयारी करने बैठे हो अपने नॉर्सेट की, आज आपका एक दिन है जो
एंड यू हैव डिसाइडेड कि आपको 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं और से 100 MCQs प्रैक्टिस करने हैं, तो आपने प्रोडक्टिवली काम किया और फ्रूटफुली काम किया, एट द एंड ऑफ द डे आपने वो कंप्लीट कर लिया. इज़ एबल टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम करना या कंट्रीब्यूशन करना. कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ सोशल वर्क में लग जाना है या NGO ज्वाइन कर लेना है. नो, इफ़ यू आर बिहेविंग वेल, इफ़ यू आर अ वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, हेल्पफुल हो दूसरों के लिए, ओके, यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, उतना ही बहुत होता है. तो WHO ने क्या बोला? वेल बीइंग होना ज़रूरी है, जिसमें हम अपने पोटेंशियल्स को, एबिलिटीज़ को समझ पाएँ, रोज़ के होने वाले स्ट्रेस के साथ कोप कर पाएँ, प्रोडक्टिवली फ्रूटफुली काम कर पाएँ और सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो. नाउ अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, APA, अच्छा मेरे पीछे कुछ वर्ड्स छुप गए हैं. I will read this definition for you all. Mental health is a state of mind characterized by emotional well-being. सबसे पहले जो component दिया है वो है emotional well-being. Now what do you understand by emotional well-being? हमारे emotions अच्छे से हम प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, अच्छे से प्रोसेस कर पा रहे हैं, अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं. जितने भी इमोशंस हैं, गुस्सा, हंसी, उदासी, ऑल ऑफ दीज आर इमोशंस. कोई भी कम ज़्यादा नहीं है, पर इनको अच्छे तरीके से चैनलाइज करना, अच्छे तरीके से प्रोसेस करना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इमोशनल वेल बीइंग. गुड बिहेवियरल एडजस्टमेंट, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए. फ्री फ्रॉम एंजाइटी एंड डिसेबलिंग सिम्टम्स, एंजाइटी से फ्री होना या उसके साथ अच्छे से कोप करना, और कोई भी ऐसा सिम्टम ना हो जो आपको डिसेबल बनाए. जैसे हम फिजिकल इलनेस की बात करते हैं, डिसेबिलिटी का मतलब क्या है? एम्पुटेशन हो गया, या जो फंक्शन है बॉडी का किसी पार्ट का वो अच्छे से नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से पेशेंट डिसेबल हो गया है. तो यही चीज़ है मेंटल हेल्थ के साथ, कि कोई भी ऐसा डिसेबलिंग सिम्टम नहीं होना चाहिए. डिप्रेशन, जैसे कि डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन अगर किसी को होता है तो वो डिसेबल हो जाता है. कैसे डिसेबल हो जाता है? नहीं कर पाता, कुछ चाह के भी कुछ काम नहीं कर पाता, चाह ही नहीं होती है उसको कुछ भी करने की. एंड अ कैपेसिटी टू एस्टैब्लिश कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप्स, अपने सोशल रिलेशनशिप्स, अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश कर पाए, उनको मेंटेन कर पाए. कोप विद द ऑर्डिनरी डिमांड्स एंड स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ. अब जो लाइफ के टास्क हैं, स्ट्रेसेस हैं, डिमांड्स हैं, कैसे डिमांड्स हैं? देखो, जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आप लोग अगर जॉब पे जाते हो, जो नॉर्थ सेट वाले बच्चे हैं, हो सकता है आप में से कुछ जॉब पे जा रहे हैं और साथ साथ नॉर्थ सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी डिमांड्स क्या है कि आप अपनी जो नर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो ड्यूटी है, उसको अच्छे से करो, साथ ही अपनी प्रिपरेशन भी करो, और इसी के साथ कई बार आपको कुछ स्ट्रेस भी हो सकता है, तो उसको भी अच्छे से कोप करो. सो दिस इज़ द डेफिनेशन गिवन बाय अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन. नाउ आई होप जिन्होंने नोट डाउन करना था, दे हैव ऑलरेडी डन इट. Third definition was given by Carl Menninger, an adjustment of human beings to the world and to each other with a maximum of effectiveness and happiness. तो इन्होंने बात करी है एडजस्टमेंट के बारे में. भाई एडजस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपस में भी, वर्ल्ड के साथ भी. आपके आसपास जितना वर्ल्ड है, सराउंडिंग्स हैं, आपकी फैमिली है, आपकी सोसाइटी है, आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं, सबके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, मैक्सिमम इफेक्टिवनेस और मैक्सिमम हैप्पीनेस के साथ. नोट इट डाउन क्विकली. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जिसमें हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ के कंपोनेंट्स क्या हैं? देखो, हम जितने भी टॉपिक इसमें कवर करेंगे ना, वो आपको लगेगा ओवरलैप करते हुए हैं. कंपोनेंट्स, इंडिकेटर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स सब एक ही बारे में बात कर रहे हैं, बट यू हैव टू लिसन टू दिस केयरफुली, क्योंकि जो स्पेशली हमारे जो BSc के बच्चे हैं, उनको तो लिखना होता है, अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छे से आंसर लिखना होता है, तो आपके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है. चलिए, नाउ व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स? द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ. इफ़ यू आर एबल टू एक्सेप्ट सेल्फ, मतलब क्या है? सेल्फ को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? आप जैसे भी हैं, यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट योर सेल्फ.
अब नोबडी इज़ परफेक्ट, नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, अपने आसपास ही देख लो, नोबडी इज़ परफेक्ट, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है. सो व्हाट हैपन्स, एंड यू आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट, तो यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट योर सेल्फ. आप जब अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को एक्सेप्ट कर सकते हो दैट दे आर नॉट परफेक्ट, तो अपने आप को भी कर सकते हो. तो एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ इज़ वन कॉम्पोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ. नाउ अब मान लीजिए आप में से जो बच्चे नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको ये आपके साथ मान लीजिए अगर ऐसा है कि आपके कोई सब्जेक्ट है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, आपको बहुत डर लगता है उस सब्जेक्ट से, आपको बहुत मुश्किल लगता है वो सब्जेक्ट, तो इस चीज़ को इग्नोर करने से बेहतर है उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ज़्यादा समय मुझे वहाँ पे देना पड़ेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी. कुछ ऐसे बच्चे जिनका कि सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट होगा, जिन्होंने ऑलरेडी प्रीवियस नॉट सेट दिया पर क्लियर नहीं कर पाए, तो एक्सेप्ट योरसेल्फ कि ठीक है भाई, मुझसे कहीं मिस्टेक हुई है, एनालाइज करो और आगे बढ़ो. तो एक्सेप्टिंग सेल्फ इज अ साइन ऑफ मेंटल हेल्थ. चाहे जो भी है, गलती भी है, उसको भी एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है. सेकेंड इज the capacity to feel right towards others. The capacity to feel right towards others. दूसरों के लिए अच्छा सोचना. अब कोई ऐसा इंसान है जो अच्छा नहीं है या मैनिपुलेट दूसरों को करता है, दूसरों को यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, हमेशा दूसरों के लिए गलत बोलता है, तो उसके लिए तो आप क्या ही अच्छा फील करोगे, क्या ही अच्छा विचार रखोगे. बट फॉर पीपल अराउंड यू, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आपके क्लोज वंस और बाकी लोग जिनके साथ आप रोज़ मिलते हो, मतलब फॉर मैक्सिमम पीपल, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल यू मीट डेली, यू शुड हैव दैट फीलिंग, अच्छा सोचने की फीलिंग, दूसरों के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना या कंसर्न रखना. सो दैट इज ऑल्सो वन कॉम्पोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ. द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क. नाउ व्हाट डज दिस मीन? बहुत सारे टास्क हमारे रोज़ के होते हैं, डिमांड्स होती हैं भाई. अगर हमें वी हैव टू अर्न लाइवलीहुड, ठीक है, हमें पैसे भी कमाने हैं, हमें पढ़ाई करके हमें नॉर्सेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, या हमें अपने नर्सिंग का फाइनल एग्ज़ाम क्लियर करना है जिससे कि हम आगे और चीज़ें कर पाएँ. ठीक है, तो ये हमारे कुछ लाइफ के टास्क हैं जिनको हमें फुलफिल करने, पूरे करने की एक एबिलिटी होनी चाहिए. सो नोट इट डाउन क्विकली. Okay. Next is indicators of mental health. Now these indicators were given by Jahoda in 1958 and these are important. यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और जब ये क्वेश्चन आए तो आप इसको पॉइंट वाइज लिखो और ट्राई टू एक्सप्लेन दैट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. जैसे कि अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स सेल्फ, अपने आप के लिए, अपने लिए एक सेल्फ पॉजिटिव एटीट्यूड होना. डू नॉट थिंक नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ. हाँ ठीक है, कोई गलती हुई, मिस्टेक हुई है, उसको एक्सेप्ट करना, पर नेगेटिव एटीट्यूड ना लाना. ये ना सोचना कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा. तो क्या हुआ अगर प्रीवियस अटैम्प्ट में, नॉर्सेट अटैम्प्ट में आप क्लियर नहीं कर पाए, तो दैट डजंट मीन ना कि ख़त्म हो गया सब कुछ. यू हैव अनदर चांस. तो यू शुड हैव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड, उसके साथ आगे बढ़ो. ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद को पहचानना, उसकी एबिलिटी होनी चाहिए. इंटीग्रेशन. अच्छा देखिए, यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात क्यों हुई है? एक्सक्यूज मी. जब भी हम फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो वो हम जब पीडियाट्रिक्स में पढ़ते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ चैप्टर जिसमें हम देखते हैं कि माइलस्टोन्स बच्चा अचीव करता है, ग्रो करता है, कितना कैसे ग्रो कर रहा है. अब जब हम मेंटल ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? मेंटली ग्रो करना, मेंटली मैच्योर होना, अपने आप को समझना, अपने अंदर अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आना, डेवलप करना, माइलस्टोन्स अचीव करना. सो हियर ऑल्सो इन मेंटल हेल्थ ऑल्सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज देयर. नाउ इंटीग्रेशन. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? देखो, इंटीग्रेशन का मतलब है छोटे छोटे पार्ट्स को अपने अंदर लेकर आना और एज अ होल
इंटीग्रेशन, छोटी छोटी हैबिट्स को अपने अंदर इंटीग्रेट किया और एज अ होल आपने अपने आप को डेवलप किया, दैट इज़ इंटीग्रेशन। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं, इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि मैं ये कर पाऊँ या मुझे एक ये अच्छी हैबिट अडेप्ट करनी है, तो धीरे धीरे उन चीज़ों को इंटीग्रेट करते चलो और एज अ होल अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करो, दैट इज़ इंटीग्रेशन। ऑटोनॉमी, नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी? ऑटोनॉमी इज आप सेल्फ डिपेंडेंट कहिए या इंडिपेंडेंट कहिए, देखिए यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ओके कुछ काम इनिशिएट करना है या कुछ हेल्दी हैबिट अडेप्ट करनी है, या फिर पढ़ने के लिए बैठना है, कोई नया रूटीन बनाना है, तो यू शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए बाहर से आपको बार बार कोई मोटिवेट करता रहे, बोलता रहे कि नहीं उठो पढ़ो, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, काफ़ी टाइम निकल गया, पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा। नो, दिस शुड नॉट हैपन, यू शुड बी इंडिपेंडेंट। परसेप्शन ऑफ रियलिटी, रियलिटी के साथ कॉन्टैक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है। यू शुड बी एबल टू परसीव द रियलिटी, जो रियलिटी है। अब मान लीजिए नॉर्सेट का एग्ज़ाम है अप्रैल में और सच्चाई ये है कि आपने अभी पढ़ाई शुरू नहीं करी है, बहुत सारा सिलेबस रहता है, पढ़ाई शुरू ही नहीं करी है, तो उस चीज़ को परसीव करो ना, रियलिटी को परसीव करो। फैंटेसी में मत रहो कि हो जाएगा कर लेंगे। यू शुड हैव दिस रियलिटी को बिल्कुल परसीव करो कि नहीं सिलेबस बहुत है और समय कम है, अभी तक भी शुरू नहीं किया तो शुरू कर दो। ओके, एनवायरमेंटल मास्टरी, व्हाट डज दैट मीन? मैं हमेशा इस चीज़ को बोलती हूँ कि यू शुड हैव कंट्रोल ओवर योर एनवायरनमेंट। देखो ऐसा नहीं होता कि हमें बहुत ही अच्छा परफेक्ट एनवायरनमेंट मिला हुआ है पढ़ाई के लिए या किसी भी काम के लिए, आपको बनाना पड़ता है ऐसा एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के ऊपर मास्टरी होनी ज़रूरी है। बहुत से डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारा ये फ़ोन है, स्क्रीन्स हैं ओवरऑल। ओके, ज़रा सी देर में, थोड़ी थोड़ी देर में, जस्ट हमारा ऐसा हमने अपने आप को प्रोग्राम कर लिया है कि अपने मोबाइल को हमें उठाना ही है और उसको हमें स्क्रॉल करना ही करना है। तो ये क्या है? डिस्ट्रैक्शंस हैं। आप बैठे हो, बैठ के प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, ये क्या है? ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। सो यू शुड हैव कंट्रोल ओवर दोज इम्पल्सेस, उस एनवायरनमेंट, उस डिस्ट्रैक्शन, उस डिस्टर्बेंस को आपको अंडर कंट्रोल रखना है। नो, वन थिंग आई हैड शेयर्ड, एक टेक्निक है जो मैंने शेयर की थी पहले, अभी भी आप लोगों को बता देती हूँ। देखो एक काम कर सकते हो, फॉर ये जो आपका एक ऑटोमेटिक होता है ना कि मोबाइल उठाना, तो जब आप पढ़ने बैठो, देखो धीरे धीरे एक एक स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम आप लोगे। जब आप पढ़ने बैठो उस टाइम पे अपने फ़ोन को दूर रख दो, हो सके तो स्विच ऑफ करके रख दो, ना नोटिफिकेशन की आवाज़ आएगी। और पास रखा होता है तो हम अननेसेसरी बिना किसी मोटिव हम उसको उठाते रहते हैं। सो जस्ट कीप इट अवे, स्टार्ट विद आधा घंटा, आधे घंटे से शुरू करो। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन stay focused. Now next comes characteristics of mentally healthy person. Again the students who are doing BSc nursing, ये आपके एग्जाम में आता ही आता है। Now क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? देखो इनको रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हो, जस्ट लुक एट योर सेल्फ, लुक एट योर फैमिली मेम्बर्स, अपने आसपास के लोगों को देखो और अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको आप लिख सकते हो। क्या है? देखो सबसे पहली चीज़ तो एडजस्टमेंट। इफ़ वी आर एबल टू एडजस्ट किसी नए इंसान के साथ, किसी नए एनवायरनमेंट में, जैसे आप लोग अपने घर से निकल के हॉस्टल आए तो हॉस्टल में एडजस्ट किया। सो व्हेन यू आर एबल टू मेक द एडजस्टमेंट्स, आपने नॉर्सेट का अटैम्प्ट दिया, आप क्लियर नहीं कर पाए, आपने उस चीज़ के साथ कोप अप किया, एडजस्ट किया। सो इफ़ यू आर एबल टू मेक द एडजस्टमेंट्स देन यस, दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। अपने आप को मेंटली हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में डाल सकते हो। ओके, सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, आपकी हर किसी की, वी ऑल हैव अ सेंस ऑफ वर्थ, वी ऑल आर वर्दी। सो यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड रियलाइज योर पर्सनल वर्थ, इम्पॉर्टेंट फील करो। ओके, उस इम्पॉर्टेंस को समझो और इम्पॉर्टेंट फील करो, आप इम्पॉर्टेंट हो। ओके, अगर आपको लगता है कभी नेगेटिव थॉट आता है दिमाग में, गलत विचार आते हैं कि भाई आई एम ऑफ नो यूज़,
आई हैव नो वर्थ, तो ऐसा नहीं है। एक एक चीज़ को अपने आसपास के लोगों को ध्यान से सोचो बैठ के और समझने की कोशिश करो दैट यू आर वर्दी इनफ। नहीं होते तो यहाँ नहीं होते। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग होना बहुत ज़रूरी है। जिसको लगता है वो ये नहीं कर सकते हैं, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करने से हम बाकी सबको पीछे छोड़ सकते हैं। प्रैक्टिस करने से हम उन चीज़ों को भी अचीव कर सकते हैं जो हमें इम्पॉसिबल लगती हैं। प्रैक्टिस करने से हम वो चीज़ों को कर सकते हैं जो हमें लगता है हमारे अंदर है ही नहीं। ओके, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वन शुड फील सिक्योर। एक ग्रुप में, फैमिली में, अपने लोगों के बीच में सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स प्रॉब्लम, जब तक आप दूसरे लोगों की परेशानी नहीं समझ पाओगे, उनके इमोशंस को नहीं समझ पाओगे, एम्पैथेटिक नहीं हो पाओगे। देखो वैसे भी एज अ नर्स पहली चीज़ हम यही समझते हैं, ओके, हाउ टू बी एम्पैथेटिक विद अदर्स, विद आवर पेशेंट्स। तो ये चीज़ तो हमें अच्छे से आनी चाहिए। एंड फॉर अ मेंटली हेल्दी पर्सन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो यू शुड हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है उसके लिए भी, कुछ गड़बड़ जा रहा है तो उसके लिए भी। अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी उसके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हो। अभी आई मीन वॉट एवर इट इज़, फाइनल एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं शुरू करी, या फिर फाइनल एग्ज़ाम अच्छे नहीं हुए, या पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं करी, या अभी सिलेबस बहुत रहता है। सो हैव दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डू इट विद सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ मुझे करना है, ये मेरी ही जिम्मेदारी है। कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव, इफ़ यू आर एबल टू फील लव्ड, if you are able to love others, then it is a sign of mentally healthy person. If you are living in reality, fantasy में नहीं जी रहे हो कि अप्रैल में एग्ज़ाम है, फरवरी मार्च में देखेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, सो दैट इज़ नॉट रियलिटी, दैट इज़ फैंटेसी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। ओके, ये कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है नॉट सेट कि आप वहाँ पे पेजेस भर के आ जाओगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। इट इज़ क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, MCQs आते हैं, उसमें आपकी नॉलेज प्लस आई मीन जो आपकी कॉम्पिटेंसी है, जो स्किल्स हैं वो भी चेक होती हैं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग चेक होती है। तो ऐसा नहीं है कि 1 महीने में 2 महीने में कर लोगे। यू हैव टू गिव टाइम टू दिस प्रेपरेशन। इस प्रोसेस को, इस जर्नी को समय देना होगा। सो लिव इन रियलिटी रादर देन फैंटेसी। इमोशनल मेच्योरिटी होनी ज़रूरी है। कोई भी इमोशन है, एंगर को कैसे चैनलाइज करना है, गुस्से को कैसे, सैडनेस को कैसे करना है, हैप्पीनेस को कैसे करना है, ऑल ऑफ दीज इमोशनल मेच्योरिटी होनी ज़रूरी है। इफ़ यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू शुड बी एबल टू टॉलरेट और कोप विद डेली स्ट्रेसेस एंड फ्रस्ट्रेशंस। आई टोल्ड यू कि मेंटली हेल्दी होने का मतलब ये नहीं है कि आपको स्ट्रेस नहीं होता या आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते। इसका मतलब है कि आप अच्छे से उसको कोप कर पाते हो, रोज़ के होने वाले स्ट्रेस के साथ अच्छे से डील कर पाते हो। ओके, नाउ डेवलप्ड अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ का कोई पर्पस है, कोई मीनिंग है, उस मीनिंग को ध्यान में रख के, उस पर्पस को ध्यान में रख के रोज़ उस पर्पस को अपने आप को याद दिला के आगे बढ़ो। वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है कि आपका मेन जो काम है वो आप कर रहे हो, पर साथ साथ में कुछ आपकी वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट भी हैं, हॉबीज़ भी हैं, वो भी होने ज़रूरी हैं। लिविंग अ वेल बैलेंस्ड लाइफ, एक जो आपकी लाइफ है वो वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए। एक तो है कि आपके पास काम है, दूसरा एक आपका पर्सनल लाइफ है। तो इन सब चीज़ों को साथ में कुछ रिक्रिएशन, कुछ हॉबीज़, कुछ me time and all those things should be there. So living a well balanced life is very important for staying mentally healthy. So I think this was the last slide. Next, a very very important slide for everyone, whether you are preparing for university exam, whether you are preparing for NORCET. कुछ MCQs हैं मैं प्रोजेक्ट करूँगी और आप उसके आंसर्स डालोगे कमेंट में। एंड here is your first question. Which of the following is not considered a characteristic of good mental health? The options are emotional well-being and stability. ये तो होता है, it is a sign of good mental health. Ability to handle stress effectively, yes.
avoidance of social interactions and relationships, ability to adjust behavior to different situations. तो social interactions और relationships को avoid करना, it should not be there. Mentally healthy ये काम नहीं करते हैं. So it is not considered a characteristic of good mental health. Answer is option C. I hope all of you are understanding and getting what I'm trying to teach here. A person with good mental health is typically able to ignore all problems and emotions. Ignore तो हमें करना ही नहीं, हमें तो healthy तरीके से उसको channelize करना है. Form and maintain constructive relationships. Rely solely on others to solve problems. No, you have to be independent. Experience only positive emotions. No, this is also not possible. सब हम एक्सपीरियंस करेंगे ना. हम ऐसा तो नहीं कह सकती कि हम गुस्से को, उदासी को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे. हमारे तो इमोशंस, सारे इमोशंस हैं, उनको हम सबको एक्सपीरियंस करेंगे. द आंसर इज ऑप्शन बी. Which of these is an indicator of good mental health? Experiencing constant anxiety and worry, having a flexible mindset and adapting to change, yes. Ignoring all emotions to stay focused, you cannot do that. एक इमोशन को अगर आप इग्नोर कर रहे हो और चाहते हो कि अपने आप को किसी और चीज़ पे लगा लो, सो दिस वोंट हैपन. पहले आपको उस इशू को फिक्स करना है, उस इमोशन को फिक्स करना है. आइसोलेटिंग वन सेल्फ टू अवॉइड स्ट्रेस. नो, स्ट्रेस को अवॉइड करने का ये तरीका नहीं है. अवॉइड करना, नो, इट इज़ नॉट एस्केपिंग फ्रॉम रियलिटी. इट इज़ नॉट द हेल्दी वे. You have to face that. Option B is the right answer. Which of the following characteristics best describes a mentally healthy individual? देखो जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना, बेस्ट डिस्क्राइब, बेस्ट, लीस्ट, तो याद रखना इसमें बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो सारे सही लग सकते हैं, पर बेस्ट आपको लेना होता है. स्पेशली जो बच्चे नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक स्ट्रैटेजी है ये. इनेबिलिटी टू हैंडल एवरीडे स्ट्रेस, dependence on others for happiness, ability to cope with life's demands effectively, tendency to avoid facing challenges. So option C is the right answer. According to Jahoda, which of the following is an important indicator of mental health? Dependence on external validation for self-worth. दूसरों पे डिपेंड होना अपनी वर्थ को पहचानने के लिए. नो, अगर ऐसा करोगे तो कभी भी सेल्फ वर्थ नहीं आएगी. इफेक्टिव सेल्फ परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग, ये हो सकता है. कॉन्स्टेंटली सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, नो. अवॉइडेंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, नो. सो द आंसर इज ऑप्शन बी. वन ऑफ द जहोदा's indicators of mental health includes the ability to maintain emotional independence while interacting with others. Yes, this can happen. Suppress emotions to focus on task. अभी कभी भी अपने emotions को हम suppress नहीं करते हैं. Experience no negative emotions. This cannot happen. Avoid conflicts by isolating oneself. No. So the answer is option A. Maintaining emotional independence while interacting with others. So emotional maturity, having control over our emotions. Now that's all about this first session. Next session में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? All of these topics. मेंटल इलनेस पे नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. कौन सा मेंटल डिसऑर्डर इंडिया और ग्लोबली, कौन सा मेंटल डिसऑर्डर मोस्ट कॉमन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नॉर्सेट के बच्चों के लिए. मेंटल हेल्थ टीम, functions, concepts, and yes, definitely some important MCQs at the end of the class. So see you in the next class. Thank you so much for coming and joining the session. All the best.